प्रिय विद्यार्थियों, मैं अमर सिंह, सहाचार्य प्राणीशास्त्र राजकीय महाविद्यालय नौहर अपने पैरामीशियम की बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इससे पहले पैरामीशियम की जो जनरल स्ट्रक्चर है, उसकी पूरी फिजियोलॉजी है, उसके बारे में अपने चर्चा की। आज का अपना जो टॉपिक है वो जनन से संबंधित है। पैरामीशियम में जनन या उसकी जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह से होती है। तो पैरामीशियम में जनन या जो रिप्रोडक्शन है वो मुख्य रूप से एसेक्सुअल और न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन, जिसे अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी नाम देते हैं, तो इस तरह की इसमें घटनाएं पाई जाती है। इसके द्वारा इसके अंदर जो जनन की क्रियाएं हैं वो होती है। तो प्रोटोजोआ संघ के जितने भी जो जंतु हैं जिनके अंदर सीलिया पाए जाते हैं, उनके अंदर ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के द्वारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है, और जो जितने भी फ्लैजेलेट्स जंतु है उनके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो ये अपने को याद रखना है कि जितने भी जो सीलियरी जंतु है जिनके अंदर सीलिया पाए जाते हैं उनके अंदर जो बाइनरी फिशन है वो कौन सा होगा, ट्रांसवर्स होगा। और जो फ्लैजेलेट्स हैं, जैसे एग्जाम्पल में अपनी युग्लिना की बात करें, है ना, तो उनके अंदर सबके अंदर कौन सा होगा, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन के द्वारा अलैंगिक जनन होगा। अच्छा, इसके अलावा जो ये तो इसकी होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा इसके अंदर जो केंद्र की पुनर्गठन या जो न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन है वो मुख्य रूप से जैसे कंजुगेशन, जैसे अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी नाम देते हैं, साइटोगेमी, ऑटोगेमी, या जिसे ऑटोमिक्सिस या सेल्फ कंजुगेशन कहते हैं। इसके अलावा एंडोमिक्सिस, हेमीमिक्सिस, ये सारे के सारे क्या है, इसके न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन की घटनाएं हैं, जिसे अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के संदर्भ में भी पढ़ते हैं। इनको मानते हैं कि इस तरह की इसके अंदर घटनाएं हैं जिसके अंदर जो दो जंतु है वो आपस में कांटेक्ट करते हैं, और कांटेक्ट करने के बाद में उनके अंदर जो केंद्रक का पुनर्गठन हो जाता है। तो इस तरह की है जो इसमें घटनाएं होती है। सबसे पहले अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मुख्य रूप से जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम के अंदर जब वातावरण, जो प्रतिकूल वातावरण होता है, जब इसके अंदर मान लेते हैं कि जिस इन्वायरमेंट के अंदर जीव जो सर्वाइव कर रहा है वहाँ पर अनुकूल वातावरण नहीं है, उसके अलावा क्या है उसमें प्रतिकूल वातावरण है, तो उसमें इनके अंदर क्या होता है, इंसिस्टेशन की घटनाएं होती है। इंसिस्टमेंट जिसको कहते हैं अपने, या जिसको पुट्टी भवन, तो चारों तरफ ये क्या करते हैं, इंसिस्ट का निर्माण कर लेते हैं। इसके चारों तरफ पुट्टी का निर्माण हो जाता है और ये अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, केंद्र का लगातार विभाजित होता रहता है। और फिर जब प्रतिकूल वातावरण आता है, अनुकूल वातावरण आता है, तो इसकी जो इंसिस्ट या जो पुट्टी है वो क्या करती है, टूट जाती है, और टूटने के बाद में जितने भी जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस निश्चित साइटोप्लाज्म के साथ अलग नए जंतु का निर्माण करते हैं। इस तरह की घटनाएं होती है। तो अगर प्रतिकूल वातावरण है तो इसके अंदर क्या होता है, इंसिस्टमेंट होता है, और इंसिस्टमेंट के द्वारा ये अपने आप को सुरक्षित करता है और नए जंतुओं का निर्माण करता है। इसके अलावा अगर इसके अंदर जो अनुकूल परिस्थितियों के अंदर जब वातावरण इसके अंदर पूरी तरह से अनुकूल है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इसके अंदर ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन की घटनाएं होती है, और उसके द्वारा ये जंतु लगातार ट्रांसवर्स रूप से विभाजित होते हैं। तो एक से दो, दो से फिर आगे, फिर उससे आगे, है ना, इस तरह से लगातार इसमें विभाजन होता रहता है। तो इसके अंदर जो मुख्य जो घटनाएं हैं उसके अंदर किस तरह से होती है, तो उसको अपन बिंदुवार चर्चा करते हैं। तो अनुकूल परिस्थितियों में पैरामीशियम सामान्यतः ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के द्वारा जनन करता है, जिसमें सबसे पहले क्या करते हैं, पैरामीशियम भोजन लेना बंद कर देता है, और इसकी ओरल ग्रूव, ये डायग्राम देखो अपने, जैसे ये डायग्राम इसका क्या है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन का है।
तो सबसे पहले इसकी जो ओरल ग्रूव यानी जो वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड में इसमें ओरल ग्रूव या जो बकल केविटी की संरचनाएं पाई जाती है तो वो क्या करती है, अदृश्य होने लग जाती है, वो अदृश्य हो जाती है। फिर इसी बीच इसके अंदर जो माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस दोनों हैं उनके अंदर क्या होता है, विभाजन की क्रिया होती है। तो क्रमवार अपने सबसे पहले माइक्रोन्यूक्लियस है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो माइक्रोन्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस या जो समसूत्री विभाजन है उसके द्वारा विभाजन आरंभ हो जाता है। तो ये जो अवस्था है ये समसूत्री विभाजन की जो अपनी स्टेजेस है, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, बिल्कुल उसी क्रम के अंदर उसके अंदर परिवर्तन होता है और परिवर्तन के बाद में पूरा जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो विभाजित हो जाता है। तो इसी तरह से दूसरी तरफ जो मैक्रोन्यूक्लियस है उसके अंदर विभाजन की क्रियाएं होती है, वो डिजनरेट हो जाता है ना। तो सबसे पहले अपने कर रहे हैं माइक्रोन्यूक्लियस की बात। तो माइक्रोन्यूक्लियस के अंदर जो समसूत्री विभाजन है उसके अंतर्गत सबसे पहले जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या जो केंद्रक कला है वो क्या है, विलुप्त होने लग जाती है। तो विलुप्त हो जाती है और उसके जो माइक्रोन्यूक्लियस है सबसे पहले साइज में वृद्धि करता है, ठीक है। फिर वृद्धि करने के बाद में जो इसके क्रोमोसोम्स हैं, जो गुणसूत्र हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं, जिससे जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र लंबाई के अंदर पूरी तरह से अपने को दिखाई देने लग जाते हैं और जो लंबाकार या जो लंबाई में विभाजित होने लग जाते हैं। और ये जो विभाजित होकर दो क्रोमेटिड्स बनाते हैं। तो ये कौन सी जो समसूत्री विभाजन है उसकी कौन सी प्रोफेज अवस्था है। प्रोफेज अवस्था में यही तो होता है कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल जो गुणसूत्र है वो क्रोमेटिड्स के रूप में अलग अलग होने लग जाता है और अपने को दिखाई देने लग जाता है। इसके बाद इसके अंदर जो क्रोमेटिड है वो मेटाफेजिक प्लेट होती है, मेटाफेजिक प्लेट पर चले जाते हैं और वो स्पिंडल फाइबर द्वारा अपने जो सेंटर है, एनिमल पोल या वेजिटल पोल जो उसका सीरा है उसकी तरफ व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ये कौन सी इसकी मेटाफेज अवस्था हो गई। फिर इसके बाद में क्रोमेटिड है वो पृथक्करण होने लग जाता है, मतलब अलग अलग होने लग जाते हैं और अलग अलग होके अपने ध्रुव की तरफ खिंच जाते हैं। और जो माइक्रोन्यूक्लियस है उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाएंगे वो। तो ये कौन सी इसकी एनाफेज अवस्था है। और अंत में एनाफेज के बाद में कौन सी टीलोफेज अवस्था है। तो टीलोफेज अवस्था के अंदर माइक्रोन्यूक्लियस है वो लंबा हो जाता है और इसके दोनों सिरे माइक्रोन्यूक्लियस में संगठित हो जाते हैं, चले जाएंगे उसके अंदर, तथा उसके पश्चात दोनों जो डॉटर माइक्रोन्यूक्लियस है एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो ये तो इसकी जो माइक्रोन्यूक्लियस है उसके बारे में। फिर उसके बाद में अपने जो मैक्रोन्यूक्लियस है, मैक्रोन्यूक्लियस की चर्चा करें तो मैक्रोन्यूक्लियस है वो भी क्या, लंबाई में बढ़कर मध्य में संकीर्णित होकर इसके अंदर असूत्री विभाजन होता है। तो असूत्री विभाजन द्वारा विभाजित हो जाता है। तो इस तरह की ये इसके अंदर जो मैक्रोन्यूक्लियस है उसके अंदर जो परिवर्तन आएंगे। फिर इसके अलावा जो दोनों ओरल ग्रूव है जो पहले जो अदृश्य हो जाती है, तो इस कंडीशन के बाद में क्या होती है, दोनों की दोनों ओरल ग्रूव है वो बनने लग जाती है। तो इसका एक तो कौन सा आगे का पार्ट हो गया और दूसरा उसका कौन सा पीछे का जो पेरामीशियम है, तो उसके अंदर क्या है, ओरल ग्रूव बनने लग जाती है। और जो इसके अंदर जो दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है वो वैसी की वैसी पड़ी रहती है, एक एंटीरियर पे और दूसरी पोस्टीरियर पे। तो जो विभाजित हो रहे जो प्राणी हैं या जो जंतु हैं उनके अंदर एक आगे की कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आगे की तरफ चली जाएगी और दूसरी पीछे की कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो पीछे की तरफ चली जाएगी। तो जो आगे का जंतु जो निर्माण होता है उसे अपने क्या बोलते हैं, प्रोटर, और जो पीछे का जंतु होता है उसे ओपिस्थ्य। तो इस तरह का इसके अंदर परिवर्तन होता है। ये तो क्या हो गया इसका केंद्रीय विभाजन या केंद्र के अंदर जो विभाजन हो। इसी तरह से इसके अंदर जिसे अपने क्या कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस की घटना है। फिर कैरियोकाइनेसिस के बाद में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। इसका मतलब जो कोशिका द्रव है या जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर भी विभाजन की क्रियाएं होती हैं। तो जो पेरामीशियम है, पेरामीशियम के मध्य में संकीर्ण जहाँ पर मेटाफेजिक प्लेट बनती है, जैसे समसूत्री विभाजन जो पढ़ रखा है तो उसके अंदर जो मेटाफेज प्लेट बनती है वहाँ पर क्या होता है, संकीर्ण की घटना है। तो एक से दो पेरामीशियम का निर्माण हो जाता है। आगे वाला जो पेरामीशियम होगा जिसके अंदर एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो क्या, प्रोटर कहलाता है, और दूसरा जिसके अंदर पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो क्या, ओपिस्थ्य कहलाता है। तो इस तरह से इसके अंदर एक से दो जो पेरामीशियम है
उनका निर्माण होता है। तो अनुकूल वातावरण में बाइनरी फिशन की जो क्रिया है वो लगभग 30 मिनट में पूरी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। और तथा 24 घंटे में पैरामीशियम में बाइनरी फिशन 2 या 3 बार तक होता है। 24 घंटे में अपने आप को ये 2 से 3 बार तक विभाजन की क्रियाएं करते रहते हैं। तो लगभग 200 पीढ़ियों तक बाइनरी फिशन करने के पश्चात पैरामीशियम में एक प्रकार की शारीरिक दुर्बलता आ जाती है। जैसे लगातार विभाजित हो रहेंगे तो उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जैसे मैक्रोन्यूक्लियस है, मैक्रोन्यूक्लियस को क्या है, इसकी जो सोमेटिक क्रियाएं करनी है, और जो माइक्रोन्यूक्लियस है उसको कौन सी इसकी जेनेटिक क्रियाएं करनी है, तो उनमें धीरे धीरे कमी आएगी, छिंट आ जाएगी। तो इसके कारण क्या होता है, इसके अंदर शारीरिक दुर्बलता आ जाती है। और शारीरिक दुर्बल जो क्रियाएं हैं, जो फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं इसकी, वो क्या है, मंद हो जाती है, स्लो हो जाएगी। और इसके बाद में इसके अंदर ऐसा माना जाता है कि अगर इस तरह से 200 बार तक विभाजन करने के बाद में जो पोषण है, जो न्यूट्रिशन है, वो लगभग बंद हो जाता है, गमन की क्रियाएं रुक जाती है और इसके जो जीवद्रव्य में कई खाली वैक्यूल्स का निर्माण हो जाता है। तो अगर इस तरह की घटनाएं हैं तो फिर इसके बाद में क्या करता है, इस जो 200 बार विभाजन करने के बाद में पैरामीशियम में कंजुगेशन की घटनाएं होती है, या जो संयुग्मन, या जिसे अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी नाम देते हैं, या जो केंद्रक का जो पुनर्गठन है, रीजुविनेशन की जो घटना है, वो इसके अंदर होती है। और होने के बाद में अपने आप को पूरी तरह से जो न्यूक्लियर मटेरियल है या उसका जो साइटोप्लाज्म है उनके अंदर पुनर्गठन होता है, और पुनर्गठन से अपने आप को फिर से ये पूरी शक्ति के साथ सर्वाइव करने के लिए तैयार हो जाता है। तो फिर इसके अंदर क्या होता है, फिर से बाइनरी फिशन होता है, और बाइनरी फिशन के बाद में लगातार बाइनरी फिशन से 1 से 2, 2 से 4, है ना, इस तरह से इसके अंदर जो विभाजन की क्रियाएं होती रहेंगी। तो दूसरे शब्दों में अपने ऐसे कह सकते हैं कि पैरामीशियम में जो एसेक्सुअल बाइनरी फिशन है और जो कंजुगेशन है उसके बीच में लगातार सदैव एकांतरण होता रहता है। तो इस तरह से इसके अंदर जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम का अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर दूसरा इसका जो केंद्र की रीऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको अपने जैसे 5 माने गए हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट अपना है वो है कंजुगेशन, या जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इसका है। और इसी के जैसे अलग अलग जंतु है, अलग अलग स्पीसीज़ है, जैसे कंजुगेशन या जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पैरामीशियम कोडेटम के अंदर है। साइटोगेमी की घटना है वो पैरामीशियम कोडेटम जो स्पीसीज है इसकी, उसके अंतर्गत है। और जो 3 ये ऑटोगेमी, या जिससे ऑटोमिक्सिस, एंडोमिक्सिस और हेमीमिक्सिस अपने कह रहे हैं, ये किसके अंदर है, पैरामीशियम ओरिलिया की जो स्पीसीज है उसके संदर्भ में अध्ययन की गई है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग इनकी स्टडी की है, और स्टडी करने के बाद में अपने को इसके अंदर तो अपने जो न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो कंजुगेशन है, कंजुगेशन के बारे में अपने जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद।